केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ इस वक्त बजट पर जुड़ गए हैं। अब की बार मध्यम वर्ग की जय जयकार, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है पीयूष जी कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते आप लोग टैक्स फ्री देश को बनाने की तरफ बढ़ना चाहते थे तो देर कर दी। अब इस पर आपका क्या जवाब होगा, क्या काउंटर होगा? अंजना जी, अब विपक्ष को तो आलोचना करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या समझे कि मिडिल क्लास को कितनी बड़ी ये राहत आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। 1 लाख करोड़ रुपए सबकी जेब में जाएंगे। साधारण व्यक्ति जो मिडिल क्लास में 12 लाख तक या तनख्वाह में 12,75,000 सालाना कमाते हैं, उनको तो शून्य टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो साधारणतः मिडिल क्लास तो अब टैक्स से मुक्त हो गई है। अमीर लोगों पे टैक्स होना तो थोड़ा बहुत समझ में आता ही है। मुझे लगता है विपक्ष को भी ये बात समझ में आएगी कि बड़े लोग टैक्स देते हैं तो उसी से 12 करोड़ शौचालय मुफ्त में गरीबों को मिलते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, 62-63 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। तो विपक्ष का जो कहना है वो बिल्कुल खोखला है। विपक्ष हक्की बक्की रह गई है। शायद विपक्ष को कल्पना नहीं थी कि हरियाणा में किस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की 90% सीटें और कुल मिला के हमारे एनडीए अलायंस की, महायुति की 235 से ज्यादा सीटें आई 288 में से। तो विपक्ष समझ नहीं पा रहे कि जनता में इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मोदी जी को क्यों दे रहे हैं। उनको सिर्फ इतना समझना है कि मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्ति है। मोदी जी दुख दर्द जनता का समझते हैं। मोदी जी दुख दर्द का समाधान लेके जनता के बीच जाते हैं। लेकिन देखिए, 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत करना है, तो इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है सर कि आपको 2 दशक तक कम से कम 8% के आसपास विकास दर चाहिए। जो प्रोजेक्शन है वो 6.3 से 6.8 का है। कौन से ऐसे बड़े कदम है जिससे निवेश में इजाफा होगा या आने वाले वक्त में हम वो 8% के विकास दर तक पहुंच पाएंगे? और 2-2 दशक तक लगातार रहना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? और अगर है तो इस बजट के जरिए क्या किया गया है? मुझे लगता है अगर आप इस बजट को देखें तो बड़ा बैलेंस्ड और बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट बना है। अब मैं आपको इसके 3-4 पहलू बताता हूं। एक तो ये बजट जो आंकड़े होते हैं जो सरकारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा जो अनुमान था उससे कम इस साल भी है और अगले साल तो जो अनुमान था उससे काफी कम है प्रोजेक्शन। हमारे जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, जितना लोन है भारत के ऊपर राज्यों का केंद्र का मिला के, वो भी लगातार घटते जा रहे हैं। हमारा जो देश के विदेशी मुद्रा है वो लगातार बढ़ते जा रही है। एक प्रकार से मानो देश की फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स लगातार मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, जिसके बगैर देश कभी आगे विकसित भारत नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ युवा युवती हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हो, हर वर्ग की विशेष चिंता करना ये मोदी जी के काम करने का ढंग है। अब मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत मिलने से डिमांड बढ़ेगी। उनके पास पैसा जेब में होगा तो खर्चेंगे। कोई ईएमआई पे घर लेगा, कोई गाड़ी लेगा, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, कोई टीवी फ्रिज लेगा। अब ये सब डिमांड व्यापार को आगे बढ़ाएगा। जब व्यापार बढ़ेगा, डिमांड होगा, तो लोग उद्योग लगाएंगे। उद्योग लगाने के लिए निवेश आएगा, चाहे भारत का अंदरूनी या विदेश से आएगा। नई टेक्नोलॉजी आएगी। जब बड़े स्केल पे भारत में उद्योग लगेगा तो हमारी कंपेटिटिवनेस, हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कंपेटिटिव होंगे, दूसरों के साथ स्पर्धा में जीत सकेंगे, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। साथ ही साथ युवा युवतियों को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ का एक और स्टार्टअप फंड ऑफ फंड नया भी शुरू किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केंद्र ने तो बड़े कदम उठाए हैं।
मैं अभी अभी राहुल जी को बता रहा था, एक जमाना था कांग्रेस के समय जब हर हफ्ते व्यक्ति देश भर से दिल्ली आया करते थे अपनी फाइलें क्लियर कराने, अफसरों और राजनीतिज्ञों को मिलने। अब तो सालों साल हो जाते हैं, उनको दिल्ली नहीं आना पड़ता है। मैं कई मित्रों को बोलता हूं, यार दिखे ही नहीं तुम, आते नहीं हो दिल्ली। बोलते हैं आपने काम ही इतना सरल कर दिया है कि हमें आने की जरूरत ही नहीं है। जो छोटे मोटे लाइसेंस लगते हैं, आर्म्स लाइसेंस, बॉयलर लाइसेंस, वो ऑनलाइन मिल जाता है। तो एक प्रकार से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब स्टेट्स में करने का पहल इस बजट से की है, उससे स्पर्धा बढ़ेगी राज्यों में, तो निवेश भी और आएगा। तो ये एक तरीके से एक फाउंडेशन बना रहे हैं विकसित भारत के प्रति 2 दशक क्या और लंबा तेज गति से आगे देश बढ़े। आज भी हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश है। आपने राज्यों की बात की तो उसी से अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार को लेकर अब से मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि ये देश का नहीं बिहार का बजट लग रहा है। अभी महाराष्ट्र की तरफ से सांसद यूबीटी गुट की थी, उन्होंने कहा कि ये मतलब आप भी मुंबई से ही सांसद हैं पीयूष जी, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को क्यों नहीं, बाकी राज्यों से उदासीनता क्यों, बिहार में चुनाव है इसलिए। महाराष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ है इस बजट में, पंजाब के लिए भी है, चंडीगढ़ के लिए भी है, जिन्होंने मनीष जी को चुन के भेजा है। मुझे लगता है मनीष जी भूल रहे हैं और कई विपक्ष के नेता एक गलती कर रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी की सोच को ही आज तक नहीं समझा। 2014 से लगातार मोदी जी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत जब तक प्रगति नहीं करेगा तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत में बैलेंस ग्रोथ की जरूरत है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, शोषित रहे, जो पीछे रह गए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो बैकवर्ड एरियाज है, जब तक उनका उद्धार नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि बिहार में अगर मखाना बोर्ड आता है या लाखों किसानों को सिंचाई से लाभ होता है या एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता है तो ये तो सेलिब्रेशन की बात है। मनीष जी ने बिहार में जाके पटना में आलोचना करनी चाहिए कि बिहार में क्यों मखाना बोर्ड दिया जा रहा है। आलोचना करनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे यूनिवर्सिटी लग रही है, क्यों मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पे किसानों को लाभ मिल रहा है। जाके बिहार में बोले ना मनीष जी, यहाँ पे आपके यहाँ बयान देने के बदले वो बिहार में जाके बताए लोगों को कि आरजेडी और कांग्रेस घोर विरोध करती है बिहार के विकास का। बहुत धन्यवाद। आरजेडी और कांग्रेस की मानसिकता ही बिहार के लोगों को सच्चाई दिखाएगी। बिहार के लोग क्या सोचते हैं, पूर्वांचली जो दिल्ली में 30% से ज्यादा हैं वो क्या सोचते हैं। 5 को तो वोटिंग दिल्ली में होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष गोयल जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। धन्यवाद।